Hi everyone, let's discuss Angular interview questions. This is part B. So first question is, what is IVY and render in Angular and what are its advantages? So IV render क्या रहता है? So ये एक रेंडरिंग इंजन होता है जो Angular 9 से डिफ़ॉल्ट बना दिया गया था, ठीक है? तो एक्चुअली ये एक AOT कंपाइलर होता है जो Angular एप्लीकेशंस को फास्टर और स्मॉलर बनाता है, ठीक है? जो इसकी बिल्ड होती है वो एज़ कम्पेयर टू अर्लियर इंजन्स स्मॉलर रहती है, ठीक है? पहले हम यूज़ करते थे व्यू इंजन, ठीक है, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता था और हैवी होता था, ठीक है? तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं ईवाई इंजन। ओके, तो इसके क्या एडवांटेजेस रहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज ये है कि स्मॉलर बंडल साइज़। जो बंडल साइज़ रहता है हमारा काफ़ी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर एंगुलर इंजन्स, ठीक है? स्मॉल बंडल साइज, क्योंकि जो ईवाई कंपाइल करता है कोड को वो काफ़ी छोटा होता है, ठीक है? कंपाइल्ड कोड काफ़ी साइज में छोटा होता है जो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, ठीक है? एंड सेकंड वन एडवांटेज इज फास्टर कंपाइलेशन। कंपाइलेशन टाइम पहले से काफ़ी तेज़ हो गया है, ठीक है? जो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाता है, ठीक है? पहले जो हम इंजन यूज़ करते थे उसमें स्लो कंपाइल होता था, अब फास्टर कंपाइल होने लगा है। एक है एडवांटेज का ट्री शेकिंग सपोर्ट। तो ट्री शेकिंग सपोर्ट क्या होता है? जो आईवी होता है ना, तो सिर्फ वही कोड बंडल करता है जो ज़रूरी है, जो अनयूज्ड कोड है उसको रिमूव कर देता है, ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड ट्री शेकिंग। तो ट्री शेकिंग सपोर्ट आईवी इंजन सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर डिबगिंग। सो बेटर डिबगिंग मीन्स ईवाई के साथ आपको रीडेबल जावास्क्रिप्ट आउटपुट मिलेगा जो डिबगिंग के लिए काफ़ी इजी होता है, ओके? और है इसमें इम्प्रूव्ड लेज़ी लोडिंग। तो जो लेज़ी लोडिंग होती है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस एप्लीकेशन की काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, ठीक है? तो नेक्स्ट है डायनामिक कंपोनेंट लोडिंग। जो हमारा ईवाई इंजन है तो डायनामिकली कंपोनेंट्स को लोड इजीली कर देता है, ठीक है, बिना फैक्ट्री क्रिएशन के। तो दैट्स आल्सो ए गुड एडवांटेज ऑफ ईवाई रेंडरर इन एंगुलर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ एंगुलर कंपाइलर वर्क, ठीक है? तो जो एंगुलर कंपाइलर रहता है पहले हमारा यूज़ होता था व्यू इंजन, बट एंगुलर 9 के बाद यूज़ हो रहा है IVY इंजन, ठीक है? तो जो हमारा ओल्डर कंपाइलर होता था व्यू इंजन, ठीक है, इसके ना कुछ डिसएडवांटेजेस होते थे। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते थे कि ये ज़्यादा हैवी होता था, ओके? हैवी कोड जनरेट करता था और कंपाइलेशन टाइम ज़्यादा होता था, लार्ज कंपाइलेशन टाइम। और क्या रहता था? ट्री शेकिंग सपोर्ट वीक था, ठीक है? तो ये सब इसमें डिसएडवांटेजेस होती थी। तो इन सब डिसएडवांटेजेस को रिमूव करने के लिए हमारे पास आया ईवाई इंजन, ओके? तो ये क्या करता है? ये आया था हमारा एंगुलर 9 के बाद, ओके? तो जो हमारे ईवाई इंजन है तो ये सब एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इसमें ये सब एडवांटेजेस आ गई थी, दैट्स वाई हम ईवाई को प्रेफर करते हैं, ओके? सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज एंगुलर हैंडल्स मेमोरी लीक्स एंड व्हाट आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू अवॉइड देम? तो मेमोरी लीक तब होता है जब एप्लीकेशन में कुछ अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है? जो अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे पास रिलीज़ नहीं होते, वो कोड में रहते हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से हमें मेमोरी लीक होता है, ठीक है? जो अनयूज्ड रिसोर्सेज हो गए, मान लो हमने कुछ सब्सक्राइब करा, उसको हमने अनसब्सक्राइब करना भूल गए, ठीक है? तो वो वेरिएबल्स हमारे रैम में स्टोर रहते हैं, तो इसकी वजह से मेमोरी लीक होता है। तो अगर ये प्रॉब्लम मेमोरी लीक की ज़्यादा हो जाती है तो एप्लीकेशन हमारी स्लो हो जाती है या क्रैश भी हो सकती है कई बार, ठीक है? तो हमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए जिससे कि मेमोरी लीक्स कम हो। तो हम क्या प्रैक्टिसेस यूज़ कर सकते हैं? फर्स्ट वन इज़ हम यूज़ कर सकते हैं अनसब्सक्राइब। जो भी हमने ऑब्जर्वेबल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है कि वो हम अनसब्सक्राइब कर दें। अनसब्सक्राइब फ्रॉम ऑब्जर्वेबल्स। जब भी हम सब्सक्राइब मेथड यूज करते हैं तो उसको हमें अनसब्सक्राइब मेथड से उसको अनसब्सक्राइब करना है,
ओके, जिससे कि मेमोरी लीक ना हो। और हमें क्या करना है, यूज़ एसिंक पाइप। ठीक है, तो एसी पाइप क्या करता है, ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब कर लेता है। हम सब्सक्राइब मेथड यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं एसिंक पाइप, जिससे कि ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जाएगा। नाउ थर्ड वन इज इवेंट लिसनर्स क्लीन अप। इवेंट लिसनर्स क्लीन अप। ओके, तो ये क्या करता है, अगर हम ऐड इवेंट लिसनर यूज़ कर रहे हैं तो उसको रिमूव करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम यूज़ करते हैं ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है, तो इसको रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, उसके लिए मेथड है हमारे पास रिमूव इवेंट लिसनर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज फोर्थ पॉइंट इज हमें यूज़ करना है, जैसे हम सेट टाइम आउट यूज़ करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, कोड में सेट टाइम आउट, ठीक है, और हम सेट इंटरवल भी यूज़ करते हैं। तो हमें क्या करना है, इनको क्लियर करना है। ठीक है, अगर हम सेट टाइम आउट और सेट टाइम आउट यूज़ कर रहे हैं तो उनको हमें क्लियर टाइम आउट या क्लियर इंटरवल करके रिमूव करना है। इससे क्या होगा, हमारा मेमोरी लीक कम होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट इज हमें क्या करना है, और क्या कर सकते हैं हम, ऑन पुश स्ट्रेटजीज यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास एंगुलर हमारा डिफ़ॉल्ट स्ट्रेटजी रहती है। डिफ़ॉल्ट चेंज डिटेक्शन में क्या रहता है कि पूरा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है। ठीक है, कुछ भी चेंज डिटेक्शन पे। बट ऑन पुश स्ट्रेटजीज में क्या रहेगा कि डिफ़ॉल्ट चेंज डिटेक्शन में हर इवेंट पे ट्रिगर होता है। बट अगर हम ऑन पुश स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे तो इससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज होगी, क्योंकि मान लो कि हम सिर्फ इनपुट प्रॉपर्टीज जैसे चेंज होती है उस केस में हम रन करना चाहते हैं चेंज डिटेक्शन को। ठीक है, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे ऑन पुश स्ट्रेटजीज, जिससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। ओके, और सिक्स पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि जो भी हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं डायनेमिकली, ठीक है, तो उनको हमें डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय कंपोनेंट्स डायनेमिकली क्रिएटेड। ओके, सो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए, जिससे कि मेमोरी लीक हमारा अवॉइड हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू इम्प्लीमेंट ए रीयूजेबल एंगुलर लाइब्रेरी। ठीक है, तो रीयूजेबल एंगुलर लाइब्रेरी हम कैसे बनाएंगे। तो अगर हम चाहते हैं, मतलब एंगुलर लाइब्रेरी क्या रहती है, अगर हम चाहते हैं कि ये कंपोनेंट है या कोई डायरेक्टिव है या कोई सर्विसेज है, ठीक है, हम उनको मल्टीपल एंगुलर प्रोजेक्ट्स में रीयूज़ कर सके, तो हम क्या करेंगे, एक एंगुलर लाइब्रेरी बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या रहता है, ये एक सेपरेट पैकेज होता है जो अलग से डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं एनपीएम के थ्रू, या हम मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, मान लो हमने एक कंपोनेंट बनाया है, हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सके वो कंपोनेंट, तो हम क्या करेंगे, एक लाइब्रेरी बनाएंगे और उस लाइब्रेरी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स रहते हैं टू क्रिएट एन लाइब्रेरी। तो पहला स्टेप्स क्या रहता है कि सबसे पहले हमें लाइब्रेरी को जनरेट करना है। ठीक है, तो हम जनरेट कैसे करेंगे, एंगुलर CLI की हेल्प से, जैसे ng जनरेट। ठीक है, एक लाइब्रेरी जनरेट करेंगे, लेट्स से माई लाइब्रेरी, इसको हम नाम दे देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी के अंदर हम कंपोनेंट्स या सर्विसेज ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड कंपोनेंट्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 3 में एक हमारे पास जब भी हम ng जनरेट करेंगे ना माई लाइब्रेरी, तो हमारे पास पब्लिक API ये फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक API। ठीक है, तो हम पब्लिक API में इसको डिफाइन कर देंगे हमारी लाइब्रेरी को। ठीक है, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो भी हमने लाइब्रेरी बनाई है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे, लाइब्रेरी को बिल्ड करेंगे। तो हम बिल्ड कैसे करते हैं, इसके लिए कमांड रहती है ng build, जो हमने लाइब्रेरी बनाई है माई लाइब्रेरी। ठीक है,
और उसके बाद क्या करना है, जैसे ही हम बिल्ड बनाएंगे तो हमें एक डिस्ट फोल्डर मिल जाएगा। उसमें डिस्ट में हमारे पास माई लाइब्रेरी, जो हमने नाम दिया था लाइब्रेरी का, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा लाइब्रेरी का पैकेज। नाउ फिफ्थ स्टेप इज हमें यूज़ द लाइब्रेरी को हमें यूज़ करना है। तो हम लाइब्रेरी का क्या मेथड है यूज़ करने का, अगर हमें उस लाइब्रेरी को लोकली इंस्टॉल करना है, ठीक है, अगर हम सेम प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे npm इंस्टॉल, ठीक है, देन डिस्ट का पाथ दे देंगे, डिस्ट माई लाइब्रेरी, ठीक है। जहाँ हमें बिल्ड बनाने के बाद डिस्ट में गई थी वो पैकेज, तो हम उसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेंगे अगर हमें सेम प्रोजेक्ट में यूज़ करना है। ओके, तो अगर हमें वो यूज़ करना है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लोकली इंस्टॉल, ठीक है। और अगर हमारा सेकंड मेथड है, उसको हमें पब्लिश करना है npm पे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि वो लाइब्रेरी कोई भी यूज़ कर सके, ठीक है, कोई भी अननोन डेवलपर यूज़ कर सके, तो हम उसको पब्लिश कर देंगे npm पे, पब्लिश ऑन npm। तो हम पब्लिश कैसे करेंगे, पहले हम npm में स्टेप्स हैं इसके लिए भी, ठीक है, npm पे लॉगिन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, npm पे हम पब्लिश करेंगे उस लाइब्रेरी को, npm पब्लिश, फिर एक्सेस दे देंगे पब्लिक का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये हमारी लाइब्रेरी कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी डेवलपर। तो एक और भी रह सकता है, अगर हम अपनी ऐप में यूज़ करना चाहते हैं तो हम ऐप डॉट मॉड्यूल्स में भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आपने देखा होगा कि हम इंपोर्ट ऐसे भी करते हैं, इंपोर्ट माई लाइब्रेरी मॉड्यूल फ्रॉम माई लाइब्रेरी, ठीक है, हमारा लाइब्रेरी का नाम। तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए मल्टी प्रोवाइडर एंड व्हेन वुड यू यूज इट इन एंगुलर, ठीक है। तो मल्टी प्रोवाइडर क्या रहता है हमारा, तो मान लो कि आपने एक, मान लो हम सर्विसेज इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल प्रोवाइडर एंगुलर में आप ये लगा लो कि एक फीचर होता है जो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ए सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। एक सर्विसेज के मल्टीपल इंस्टेंसेस हो सकते हैं, तो मल्टी प्रोवाइडर क्या करता है, एक फीचर के मल्टीपल इंस्टेंसेस जो होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। तो इसको हमें कब यूज़ करना चाहिए, मतलब जब एक ही टोकन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज इंजेक्ट करनी हो, ठीक है, या जब डिफरेंट मॉड्यूल्स सेम सर्विस के मल्टीपल इंस्टेंसेस को यूज़ करें, तब हमें मल्टी प्रोवाइडर यूज़ करना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। आपने देखा होगा, एक मिनट, @ng मॉड्यूल, ठीक है, इसमें हम मेंशन करते हैं प्रोवाइडर्स एरे रहता है, ये प्रोवाइडर्स एरे हो गया। तो इसमें हम प्रोवाइड, मान लो हमारे पास एक लॉगर है, लॉगर, ठीक है, ये हमारी सर्विस है और इसके मल्टीपल इंस्टेंस है, जैसे यूज़ क्लास, इसके बाद लॉगर सर्विस है। हम मल्टी ट्रू करेंगे बिकॉज इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं, मल्टी ट्रू, ठीक है। सिमिलरली एक सेम लॉगर है हमारे पास और उसके बाद सर्विस है अनदर लॉगर सर्विस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मल्टी प्रोवाइडर है ये एक टोकन के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ कौन सी है, लॉगर सर्विस और अनदर लॉगर सर्विस, ठीक है। तो बेसिकली ये मॉड्यूलर आर्किटेक्चर में हम इसको प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक ही टोकन के अंदर मल्टीपल सर्विसेज या वैल्यूज़ इंजेक्ट करनी है तो हम मल्टी प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे, ओके।